फ्यूचर स्टोइक में आपका फिर से स्वागत है। एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी का पीछा करते हैं तो वह और दूर चले जाते हैं? यह काफी फ्रस्ट्रेट करने वाला है ना? आप अपना समय, ऊर्जा और ध्यान देते हैं, सोचते हैं कि इससे वह आपकी अहमियत समझेंगे, लेकिन अक्सर इसका उल्टा ही असर होता है। वह खुद को दूर कर लेते हैं और आप सोचते रह जाते हैं कि गलती कहाँ हुई। सच ये है कि पीछा करने से रेयरली कुछ अच्छा होता है। असल में यह अक्सर नुकसान ही पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि पीछा करने से संतुलन बिगड़ जाता है। यहां शक्ति का मतलब है कि आप उन्हें ज्यादा जरूरतमंद हैं, न कि वह आपको। इससे उनका पलड़ा भारी हो जाता है। लोग स्टोइक ने इस सिद्धांत को अच्छे से समझा था। उनका मानना था कि आपको वह चीजें कंट्रोल करनी चाहिए जो आपके हाथ में है, और जो आपके हाथ में नहीं है उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसमें दूसरों के काम और उनके इमोशंस भी शामिल हैं। सच कहे तो हम सभी को यह सिखाया गया है कि किसी का पीछा करते रहना ही उनके प्यार को जीतने का तरीका है। रोमांटिक फिल्में, सामाजिक मानदंड, यहां तक कि कुछ गलत सलाहें भी हमें यही बताती हैं कि हमें और मेहनत करनी चाहिए। लेकिन स्टोइकवाद एक बिल्कुल अलग तरीका पेश करता है। यह बात समझने में है कि आत्मनियंत्रण और धैर्य से जड़ित होना जरूरी है। यह ज्यादा करने के बारे में नहीं है, बल्कि कम करने के बारे में है। लेकिन इसे इरादे और समझदारी के साथ करना है। जरा सोचिए, अगर खुद को पाने की कोशिश ही उन्हें दूर कर रही है। जब आप किसी का पीछा करते हैं तो आप कमी के एहसास से काम कर रहे होते हैं। आप यह कह रहे होते हैं कि मुझे आपकी जरूरत है ताकि मैं पूरा हो सकूं, या आपकी स्वीकृति से मेरी कीमत तय होती है। और दोस्तों, जरूरतमंद होना इससे कम आकर्षक कुछ नहीं है। असल में लोगों को खींचने वाली चीज है वह शांत आत्मविश्वास, जो किसी को खुद की पहचान की समझ होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की वैल्यू करते हैं जिसे अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है? अब यहां मजेदार बात यह है कि अगर आप दौड़ने के बजाय अपने कामों, अपनी मौजूदगी और अपने सोचने के तरीके से आकर्षण पैदा करने पर ध्यान दें, तो क्या होगा? क्या होगा अगर आप वह व्यक्ति बन जाएं जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकते? यही है रिश्तों में स्टोइक सिद्धांतों की ताकत। जब आप अपनी भावना को काबू में करते हैं और अपनी खुद की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप पूरी स्थिति को बदल देते हैं। आप शिकार करने वाले से पुरस्कार बनने में बदल जाते हैं। आज के वीडियो में हम इस पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। इस विचार में हम यह समझेंगे कि क्यों पीछा करने से अक्सर कुछ हासिल नहीं होता, और आकर्षण के छुपे हुए सच्चों को जानेंगे। हम तार्किक आकर्षण और भावनात्मक संबंध के बीच का अंतर समझेंगे, और क्यों इनमें में से एक दूसरे से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हम आकर्षण के दो चरणों पर भी चर्चा करेंगे, भावनात्मक इच्छा पैदा करने के महत्व पर, और कैसे ऐसे तरीके से जगह देना है कि वह आपको याद करें। इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक साफ सुथरा रोड मैप होगा कि कैसे वह व्यक्ति बने जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां दौड़ने से आपको वह परिणाम नहीं मिले जो आप चाहते थे? आप कैसा लगा? अगर आप एक नए तरीके को सीखने के लिए उत्सुक हैं, तो कमेंट में मैं दौड़ना बंद करने के लिए तैयार हूं लिखें। और अगर आप यहां पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टोइक रिलेशनशिप्स में हम स्टोज की शाश्वत बुद्धिमत्ता को खोजने में लगे हैं, ताकि आप जीवन और रिश्तों को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ समझ सके। चलिए शुरू करते हैं। ऑन पॉइंट क्यों पीछा करना दुर्लभ रूप से काम करता है दोस्तों? चलो एक सवाल से शुरू करते हैं जो हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी खुद से पूछा है। आखिर क्यों भाग दौड़ करना अक्सर काम नहीं करता? सतह पर भाग दौड़ करना स्वाभाविक लगता है। आखिरकार जब आपको कुछ या किसी की जरूरत होती है तो आप उसे पाने के लिए दौड़ते हैं, है ना? लेकिन यहाँ छुपी हुई सच्चाई है। भाग दौड़ अक्सर लोगों को दूर कर देती है, बजाय इसके कि उन्हें करीब लाए। चलो इसे समझते हैं। जब आप दौड़ते तो आप कमी की स्थिति से काम कर रहे होते हैं। आप दरअसल यह कह रहे होते हैं कि मुझे आपकी जरूरत है ताकि मैं पूरा हो सकूं, या आपकी ध्यान की जरूरत है। यह सोच मेरी कीमत को मान्यता देती है, लेकिन इससे एक असंतुलन पैदा होता है। जितनी ज्यादा ऊर्जा तुम किसी का पीछा करने में लगाते हो, उतना ही वह दूसरा व्यक्ति खुद को नियंत्रण में महसूस करता है। और दोस्तों, किसी को जल्दी से भागने के लिए प्रेरित करने वाला सबसे बड़ा कारण यही है कि वह यह महसूस करे कि उसका पीछा बहुत जोर से हो रहा है। यहां पर स्टोइक जम का महत्व आता है। स्टोइक जम का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि तुम उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, और उस पर नहीं
जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जब तुम किसी का पीछा करते हो तो तुम कुछ ऐसा या किसी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होते हो जो तुम्हारी पहुंच से बाहर है। एपिक्टेटस हमें याद दिलाता है कि आजादी ही जीवन का असली और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह हासिल होती है जब हम उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। किसी का पीछा करना सिर्फ असफल नहीं होता, बल्कि यह आपकी आजादी और मानसिक शांति को भी प्रभावित करता है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी की ध्यान पाने के लिए उनका पीछा किया है? और जब वह आपकी उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आप और भी ज्यादा तनाव और निराशा महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि पीछा करना निर्भरता का एक चक्र पैदा करता है। आपकी खुशी अब उनके कामों या प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करने लगती है, और इसके बजाय कि आप खुद को मजबूत महसूस करें, आप थका हुआ महसूस करते हैं, और वो भी आपकी इस निर्भरता का बोझ महसूस करते हैं। यार, ये जरूरतमंद होने की बात नहीं है कि इससे कोई कनेक्शन बनेगा, बल्कि इससे दूरी ही बढ़ती है। चलो एक असली दुनिया का उदाहरण लेते हैं। सोचो, तुम किसी को टेक्स्ट कर रहे हो, बात शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, तुम एक मैसेज भेजते हो, फिर दूसरा, और शायद एक तीसरा भी। लेकिन अगर वह तुरंत जवाब नहीं देते, तो क्या हो रहा है? जितना तुम उनकी अटेंशन पाने की कोशिश करोगे, उतना ही वह ओवरवेलम या अनइंटरेस्टेड महसूस करेंगे। तुम्हारी कोशिशें चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दबाव पैदा कर देती हैं, और दबाव अक्सर आकर्षण को कम करता है। तो इसका क्या समाधान है? किसी का ध्यान खींचने के बजाय ध्यान आकर्षित करने पर लगाओ। ध्यान खींचना यह नहीं है कि किसी को मजबूर करो कि वह तुम्हें देखे, बल्कि यह है कि तुम ऐसा बनो कि वह तुम्हें देखे बिना रह ही ना सके। यह बदलाव तुम्हारे सोचने के तरीके से शुरू होता है। खुद से यह मत पूछो कि मैं उन्हें कैसे पसंद आऊं, बल्कि पूछो कि मैं अपने सबसे अच्छे संस्करण के रूप में कैसे सामने आऊं। जब तुम अपनी विकास, अपनी शांति और अपने आत्मविश्वास को प्राथमिकता देते हो, तो तुम स्वाभाविक रूप से अधिक आकर्षक बन जाते हो। दोस्तों, यही राज है। आकर्षण किसी का पीछा करने में नहीं है, बल्कि बस हो में है। चलो अब हम इसके पीछे की मनोविज्ञान पर और गहराई में चलते हैं। पीछा करने से कुछ नहीं होता। लोग उन चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं जो दुर्लभ या अनोखी लगती हैं। जब आप किसी का पीछा करते हैं, तो आप खुद को बहुत उपलब्ध और पूर्वानुमान बना लेते हैं। लेकिन जब आप अपने आप पर ध्यान देते हैं, तो आप एक रहस्य पैदा करते हैं। आप ये संदेश भेजते हैं कि मैं खुद की कद्र करता हूं और किसी का पीछा नहीं करूंगा। और यही आत्मा सम्मान लोगों को आकर्षित करता है। ये थोड़ा उलटा लगता है, लेकिन बहुत प्रभावी है। अब आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? अगली बार जब आपको किसी का पीछा करने का मन करे, तो जरा ठहर। पहले उन्हें टेक्स्ट करने की बजाय एक कदम पीछे हटिए और अपने आप से पूछिए कि आपको ऐसा करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। यह जो चाहत है, क्या मैं इन्हें खोने के डर से कर रहा हूं, या खुद पर भरोसा रखने की वजह से? अगर यह डर है, तो अपनी ऊर्जा को ऐसी चीजों में लगाओ जो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाए। जैसे कि कोई शौक पर काम करना, जिम जाना, या सपोर्टिव दोस्तों के साथ समय बिताना। एक और टिप है, चुप्पी की ताकत को अपनाओ। जब तुम पीछा करना बंद कर देते हो, तो सामने वाले को तुम्हारी गैर मौजूदगी का एहसास होता है। और यार, चुप्पी कई बार शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। ये एक ऐसा खालीपन पैदा करती है जो ध्यान खींचता है। वो तुम्हारे बारे में सोचने लगते हैं और तुम्हारी मौजूदगी को मिस करने लगते हैं। ये तब होता है जब माहौल बदलता है। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या कभी तुमने किसी का पीछे पड़ना बंद किया और देखा कि उनका रिएक्शन कैसे बदल गया? तुम्हें कैसा लगा जब तुमने अपनी ऊर्जा वापस पाई और अपने ऊपर ध्यान दिया? अगर यह तुम्हारे साथ रिलेट करता है, तो कमेंट में मैं आकर्षण को पीछे पड़ने से बेहतर मानता हूं, लिखो इस हिस्से का टेक। अब यह है कि पीछे पड़ने से ज्यादातर कुछ नहीं होता, क्योंकि यह माहौल को गलत दिशा में मोड़ देता है। यह दबाव बनाता है, तुम्हारी आत्मसम्मान को कम करता है, और दूसरों को तुम्हारी भावनाओं का नियंत्रण दे देता है। बदलाव लाओ, दौड़ना बंद करो और अपने आप में बनना शुरू करो। जब तुम अपनी तरक्की और आत्मविश्वास पर ध्यान देते हो, तो तुम्हें किसी का पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद तुम्हारे पास आएंगे। और हाँ, जुड़े रहो इस वीडियो में। और भी बहुत सारे कीमती कंटेंट हैं जिन्हें तुम मिस नहीं करना चाहोगे। नंबर 2, लॉजिकल अट्रैक्शन वर्सेस इमोशनल कनेक्शन। तार्किक आकर्षण बनाम भावनात्मक कनेक्शन, जो सच में मायने रखता है। अरे दोस्तों, चलो हम कुछ गहराई में जाते हैं।
जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तार्किक आकर्षण और भावनात्मक कनेक्शन के बीच का फर्क, पहली नजर में ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अलग तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, खासकर जब हम किसी चीज को बनाने की बात करते हैं। इनमें से एक चीज दूसरी से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। चलो पहले बात करते हैं लॉजिकल अट्रैक्शन की। यह वह आकर्षण होता है जो बाहरी गुणों पर आधारित होता है, जैसे किसी की शक्ल, उनकी उपलब्धियां, समाज में उनकी स्थिति, या फिर साझा रुचियां। इसे हम चेकलिस्ट अप्रोच भी कह सकते हैं। वे सफल, आकर्षक और मजेदार होते हैं, तो मैं उनकी तरफ खींचा क्यों नहीं जाऊंगा। लॉजिकल अट्रैक्शन जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अस्थायी होता है। यह एक चिंगारी की तरह है जो आपका ध्यान खींचती है, लेकिन इसके पास गहराई नहीं होती। अब बात करते हैं इमोशनल कनेक्शन की। यह असली जादू वही होता है। इमोशनल कनेक्शन यह नहीं है कि किसी के पास क्या है, बल्कि यह है कि वह आपको कैसा महसूस कराता है। जब कोई आपको समझता है, आपकी कद्र करता है और आपकी भावनाओं से जुड़ता है, तब वह एक बंधन बनता है। दोस्तों, यही चीज जो रिश्ते में गहराई लाती है। यह सिर्फ एक चिंगारी नहीं है, बल्कि वह लगातार गर्माहट है जो आग को जलाए रखती है। और सच यह है कि लोग आपको शुरुआत में तार्किक आकर्षण की वजह से ही देख सकते हैं, लेकिन लोग अपनी भावनात्मक कनेक्शन की वजह से रहते हैं। क्यों? क्योंकि तार्किक आकर्षण दिमाग को भाता है, जबकि भावनात्मक कनेक्शन दिल से जुड़ता है। और दोस्तों, असली रिश्ते दिल से ही चलते हैं। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को पेपर पर बिल्कुल परफेक्ट पाया, लेकिन वह आपकी यादों में नहीं, बस पाया? इसका कारण यह है कि सिर्फ तार्किक आकर्षण ही काफी नहीं है। बिना भावनात्मक कनेक्शन के कुछ भी बनाने की कोई नींव नहीं होती। दूसरी ओर, आपने शायद वह पल जरूर महसूस किया होगा जब किसी ने आपको सच में समझा। जब हमें ऐसा लगता है कि हमें देखा, सुना और सराहा जा रहा है, तो वह एक गहरा भावनात्मक संबंध होता है, और यह अनमोल होता है। तो यह सब चेजिंग से कैसे जुड़ता है? जब आप किसी का पीछा करते हैं, तो अक्सर आप तर्क संगत आकर्षण पर निर्भर करते हैं, ताकि उनका ध्यान खींच सके। आप अपनी बेहतरीन खूबियों, सफलताओं, रूप, रंग और चतुराई को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, सिर्फ तर्क संगत आकर्षण से वह संबंध नहीं बनेगा जो आप चाहते हैं। असल में जितना ज्यादा आप पीछा करेंगे, उतना ही आप उन्हें भावनात्मक रूप से दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीछा करने से चीजों की स्वाभाविक धारा में रुकावट आती है। जब कनेक्शन बनाना मजबूर सा लगे, तब असली भावनात्मक कनेक्शन ही काम करता है। चलो इसे स्टॉस जम से जोड़ते हैं। मार्कस नरेस हमें याद दिलाते हैं कि अच्छे इंसान के बारे में बहस करने में समय बर्बाद ना करो, बस खुद अच्छे बनो। यह समझदारी यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। बाहरी गुणों के जरिए अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश करने के बजाय उन गुणों को अपनाने पर ध्यान दो जो भावना कनेक्शन को बढ़ावा देते हैं। असलीपन, सहानुभूति और मौजूदगी। एक उदाहरण लेते हैं। सोचो, तुम पहली डेट पर हो और तुम अपना सारा समय अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करने में बिता रहे हो, बस सामने वाले को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ एक दूसरा नजरिया है। दूसरे लोग शायद आपकी सफलता की सराहना करेंगे, लेकिन क्या वे आपसे वास्तव में जुड़े हुए महसूस करेंगे? शायद नहीं। अब एक अलग स्थिति की कल्पना करें। अपनी उपलब्धियों को दिखाने के बजाय आप उनसे उनके शौक के बारे में पूछते हैं, ध्यान से सुनते हैं और अपनी सच्ची राय साझा करते हैं। इस मामले में आप एक भावनात्मक संबंध का पुल बना रहे हैं, ना कि सिर्फ तर्क संगत आकर्षण के बॉक्स को टिक कर रहे हैं। तो आप अपनी जिंदगी में भावनात्मक संबंध कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले खुद को उपस्थित रखें, अपना फोन रख दें, लोगों की आंखों में देखें और सच में सुनें। जुड़ बड़े इशारों के बारे में नहीं होता, बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों के बारे में होता है, जब कोई आपको महत्व देता है और समझता है। अगला, अपनी कमजोरियों को अपनाओ। अपने विचार, अपने जज्बात और अपनी कमियों को साझा करो। परिपूर्णता शायद प्रशंसा खींच सकती है, लेकिन अपनी कमजोरियों को दिखाना जुड़ाव बनाता है। चलो मैं तुमसे यह पूछता हूं, आखिरी बार कब तुमने किसी के साथ सच में एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया था? वो क्या था जिसने उसे खास बना दिया? अगर ये बात तुमसे जुड़ती है, तो कमेंट में जुड़ाव लिखो, आकर्षण नहीं। नंबर 3, द टू फेजेस ऑफ अट्रैक्शन, हंटिंग एंड चेसिंग अट्रैक्शन के दो चरण, शिकार और पीछा। तो दोस्तों, चलिए एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट में गोता लगाते हैं। कई लोग आकर्षण के दो चरणों, शिकार और पीछा करने को गलत समझते हैं। भले ही यह दोनों शब्द
एक जैसे लगते हों, लेकिन इनके बीच का फर्क मानसिकता और परिणाम में बहुत बड़ा होता है। इस फर्क को समझने से आप रिश्तों और आकर्षण के प्रति अपना नजरिया पूरी तरह बदल सकते हैं। चलो पहले शिकार के बारे में बात करते हैं। शिकार मतलब एक जानबूझकर और केंद्रित तरीके से आगे बढ़ना। यह उस चीज की पहचान करने के बारे में है जो आपको महत्वपूर्ण लगती है और फिर उसे स्पष्टता और उद्देश्य के साथ हासिल करने की कोशिश करना। इसे आत्मज्ञान में जड़ित एक रणनीति के रूप में सोचिए। जब आप शिकार के चरण में होते हैं तो आप अपने आप में स्थिर रहते हैं। अपनी कीमत को समझो। तुम मान्यता या स्वीकृति की तलाश में नहीं हो, बल्कि तुम कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे मूल्यों और लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। अब इसे चेसिंग से तुलना करो। चेसिंग एक तरह से प्रतिक्रिया मेक और अक्सर उथल पुथल भरा होता है। ये डर से प्रेरित होता है, किसी चीज को खोने का डर, अस्वीकृति का डर या अकेले रहने का डर। जब तुम चेसिंग कर रहे हो तो तुम स्पष्टता या आत्मविश्वास से काम नहीं कर रहे हो। इसके बजाय तुम किसी और को शर्तें तय करने दे रहे हो। और दोस्तों, यही वह जगह है जहां चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। यहां पर मुख्य अंतर है, शिकार करना एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि पीछा करना एक प्रतिक्रियाशील प्रक्रिया है। शिकार सीमाओं का सम्मान करता है और आपसी रुचि को मानता है, जबकि पीछा अक्सर उन सीमाओं को नजरअंदाज करता है और जुड़ने की कोशिश करता है। और जैसा कि हमने चर्चा की है, जरूरतमंद होना या दबाव डालना आकर्षण को सबसे तेजी से खत्म करता है। चलिए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप किसी में दिलचस्पी रखते हैं। शिकार के चरण में आप आत्मविश्वास और जिज्ञासा के साथ उनके पास जाते हैं। आप बातचीत शुरू करते हैं, सच्ची रुचि दिखाते हैं और फिर उन्हें जवाब देने के लिए जगह देते हैं। अगर वह लोग जवाब नहीं देते तो तुम्हें यह मान लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। यही तो है असली खेल, बिना नतीजों की चिंता किए काम करना। अब चलो पीछा करने के तरीके पर नजर डालते हैं। एक बार की सोची समझी बातचीत के बजाय तुम उन पर मैसेज की बौछार कर देते हो या बार बार उनका ध्यान खींचने की कोशिश करते हो। तुम उनके जवाबों का भी बहुत ज्यादा विश्लेषण करने लगते हो, ये सोचते हुए कि वह तुम्हारा जवाब क्यों नहीं दे रहे। दोस्तों, यह तरह का व्यवहार सिर्फ थकाने वाला नहीं है, बल्कि यह आकर्षक भी नहीं है। पीछा करना अक्सर हताशा की भावना को दर्शाता है और हताशा लोगों को दूर भगातिल का जिक्र होता है। स्ट्रॉइस जम की एक मुख्य सीख है, परिणामों से डिटैच होना। एपिक्टेट्यूस पर ध्यान दें, जो आप नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे आपकी क्रियाएं, आपका मनोवृत्ति, आपकी ऊर्जा, और उन चीजों को छोड़ दें जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे कि कोई और आपकी प्रतिक्रिया कैसे करता है। जब आप इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से शिकार करने के चरण में काम करते हैं, ना कि पीछा करने के चरण में। लेकिन चलो थोड़ी और गहराई में चलते हैं। कई लोग इस जाल में क्यों फंस जाते हैं? किसी चीज का पीछा करने का जाल अक्सर असुरक्षा या आत्म मूल्य की कमी से शुरू होता है। जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो आप बाहरी मान्यता की तलाश करने लगते हैं। पीछा करना उस खालीपन को भरने का एक तरीका बन जाता है, भले ही यह बहुत कम बार काम करता है। इसका हल है कि आप अपनी सोच को अंदर की ओर मोड़ें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपनी रुचियां को विकसित करें और खुद को याद दिलाएं कि आप प्यार और सम्मान के लायक हैं, बिना इसके लिए किसी का पीछा किए। इसे लागू करने का एक व्यावहारिक तरीका यह है कि जब अगली बार आपको किसी चीज का पीछा करने का मन हो तो रुक और खुद से पूछें, क्या मैं शिकार कर रहा हूं या पीछा कर रहा हूं? अगर तुम पीछा कर रहे हो तो एक कदम पीछे हटो। अपनी ऊर्जा को किसी ऐसी चीज में लगाओ जो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाए, चाहे वह कोई शौक हो, सहायक दोस्तों के साथ समय बिताना हो, या बस अपने मूल्य पर विचार करने के लिए एक पल लेना हो। जब तुम पीछा करना बंद कर देते हो तो तुम दूसरों को अपने तरीके से तुम्हारे पास आने का मौका देते हो, और वहीं असली संबंध की शुरुआत होती है। एक और टिप बताता हूं, शिकार के इस चरण में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आकर्षण कोई दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है। जब आप चीजों को स्वाभाविक रूप से होने देते हैं तो आप न सिर्फ सामने वाले की सीमाओं का सम्मान करते हैं, बल्कि अपनी भावनात्मक परिपक्वता भी दिखाते। नंबर 4, क्रिएट इमोशनल डिजायर बिल्डिंग क्रेविंग्स, स्टेप बाय स्टेप डिस्प्रयूनिया। भावनात्मक चाहत होती है, तर्क संगत आकर्षण किसी का ध्यान खींच सकता है, लेकिन भावनात्मक चाहत वह है जो उन्हें आपके प्रति रुचि बनाए रखती है। यही वह चीज है जो उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
भले ही आप उस कमरे से बाहर निकल चुके हों। और सबसे अच्छी बात यह है कि भावनात्मक चाहत किसी तरह की चालाकी या धोखे के बारे में नहीं है। यह असली और अर्थपूर्ण संबंध बनाने के बारे में है। कदम दर कदम चलिए शुरुआत करते हैं। भावनात्मक चाहत जिज्ञासा से शुरू होती है। लोग स्वाभाविक रूप से उन चीजों की ओर खींचते हैं जिन्हें वे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। जब आप बहुत जल्दी अपनी सोच, भावनाएं या इरादे बता देते हैं, तो आप उस रहस्य का तत्व खो देते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे अपने बारे में थोड़ी थोड़ी बातें साझा करते हैं, तो आप लोगों को कुछ ऐसा देते हैं जिसका वे इंतजार कर सकते हैं। ध्यान रखें, यह खेल खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा बनाने के बारे में है। एक एक परत करके सोचिए, जैसे आप एक शानदार किताब पढ़ रहे हैं। क्या वह उतनी ही रोचक होगी अगर पहले अध्याय में ही सभी मोड़ और बदलाव बता दिए जाए? बिल्कुल नहीं। यही सिद्धांत भावनात्मक इच्छाओं पर भी लागू होता है। इसे बनाने के लिए आपको धीरे धीरे इसे विकसित करना होगा। यहाँ कुछ पल होते हैं जो जिज्ञासा जगाते हैं और आपको और अधिक जानने की इच्छा देते हैं। अपनी गहराई दिखाने के लिए इतना शेयर करें कि सामने वाले को लगे कि आप दिलचस्प हैं, लेकिन इतना भी ना बताएं कि रहस्य खत्म हो जाए। अब बात करें उस जज्बाती चाहत की जो साझा अनुभवों से जुड़ी होती है। अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कनेक्शंस के बारे में सोचें। संभावना है कि वे बड़े इशारों पर नहीं बने थे, बल्कि छोटे छोटे साझा पलों पर। एक अर्थपूर्ण बातचीत, एक साझा हंसी या एक कमजोर पल। यह पल जज्बाती चाहत पैदा करते हैं, क्योंकि यह दूसरे व्यक्ति को महसूस कराते कि वे देखे जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं और उनकी कद्र की जा रही है। बात यह है कि सिर्फ साझा अनुभव बनाना ही नहीं, बल्कि उन अनुभवों को भावनात्मक रूप से असरदार बनाना भी जरूरी है। ऐसा करने का एक तरीका है, जब आप किसी के साथ हो तो पूरी तरह से उपस्थित रहना। अपने फोन या दूसरी चीजों को एक तरफ रख दें। ध्यान से सुने और सोच समझकर जवाब दें। ये साधारण बातें दिखाती हैं कि आप उस पल की कदर करते हैं और इसके बदले वह भी उसकी कदर करेंगे। अब चलिए बात करते हैं कि अप्रत्याशित का क्या रोल है। भावनात्मक इच्छाएं अक्सर उम्मीद पर निर्भर करती हैं। अगर आपकी बातचीत हमेशा एक जैसी और पूर्वानुमानित हो जाती है, जैसे हमेशा टेक्स्ट करना, तो वह मजा कम हो जाता है। यह हमेशा एक ही समय पर एक ही बातें कहते रहने से उसका जादू खत्म हो जाता है। इसीलिए थोड़ा बदलाव लाओ। उन्हें किसी सोच समझकर किया गया इशारा या अचानक से किया गया तारीफ देकर चौंका हो। लोगों की अनिश्चितता का मतलब यह नहीं है कि आप असंगत हैं, बल्कि इसका मतलब है कि चीजों को ताजा और रोमांचक बनाए रखना। भावनात्मक खींचाव बनाने का एक और महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप खुद को महत्व देते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिनमें आत्मनिर्णय की मजबूत भावना होती है। जब आप सीमाएं तय करते हैं, अपनी वृद्धि को प्राथमिकता देते हैं और आत्मविश्वास दिखाते हैं, तो आप एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी कद्र की जानी चाहिए। निवेश करना। और दोस्तों, यह तो बड़ा ही आकर्षक है। चलो इसे स्टोस जम से जोड़ते हैं। मार्कस ऑरेलियन ने कहा था कि तुम्हारे पास अपने मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम ताकत पाएंगे। ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि भावनात्मक इच्छा पैदा करना अंदर से शुरू होता है। यह किसी और के जज्बातों को कंट्रोल करने की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिकता विकसित करने की बात है जो ताकत, उपस्थिति और सच्चाई से भरी हो, जो लोगों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल टिप है। भावनात्मक इच्छा बनाने के लिए एक कदम कदम करके मीनिंगफुल चीजें बनाना शुरू करो। बस हल्की फुल्की बातें करने के बजाय ऐसी बातचीत करो जो गहरी चर्चा को जन्म दे। उनसे उनके अरमान, सपने और डर के बारे में पूछो। जब तुम सच्ची रुचि दिखाते हो, तो तुम सिर्फ कनेक्ट नहीं हो रहे हो, बल्कि ऐसे पल बना रहे हो जो उन्हें याद रहेंगे। इसके बाद कुछ खुशी के पल बांटो, चाहे वह एक साधा मजाक हो या कोई साझा गतिविधि। यह पल रिश्ते को और मजबूत करते हैं। और अंत में, अनुपस्थिति की ताकत को कम मत समझो। किसी को तुम्हारी याद आने में सहायता करने लगेगा। नंबर 5, द आर्ट ऑफ गिविंग स्पेस एंड मेक देम मिस यू। आप उनके करीब रहे और बार बार उन्हें अपनी मौजूद का एहसास दिलाए। लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी सबसे असरदार काम यही होता है कि आप थोड़ा पीछे हटें और उन्हें आपकी कमी महसूस करने दें। आइए पहले यह समझते हैं कि स्पेस देने का क्या मतलब है। किसी भी रिश्ते की असली खूबी संतुलन में होती है।
अगर आप बहुत पास हो जाएं, तो वह थका देने वाला हो सकता है, और अगर बहुत दूर हो जाए, तो कनेक्शन टूट सकता है। जब आप किसी को स्पेस देते हैं, तो आप उन्हें यह सोचने का मौका देते हैं कि आपकी जिंदगी में उनकी क्या अहमियत है। आप उन्हें यह अनुभव करने देते हैं कि आपकी मौजूदगी की कितनी वैल्यू है, जब वह थोड़ी देर के लिए आपकी गैर मौजूदगी का सामना करते हैं। और दोस्तों, यही वह तरीका है जिससे आप किसी को आपकी याद दिला सकते हैं, ना कि जोर जबरदस्ती से, बल्कि विपरीत से। जरा सोचिए, क्या कभी आपके पास ऐसा दोस्त या पार्टनर रहा है जो हमेशा आपके साथ रहता था? शुरुआत में यह ठीक लगता है, यह महसूस करना अच्छा होता है, लेकिन समय के साथ यह थोड़ा बोझिल लगने लगता है। दूसरी तरफ जब कोई आपको सांस लेने की आजादी देता है, तो आप उन पलों की कद्र करना सीखते हैं जो आप साझा करते हैं। जगह देना कोई खेल नहीं है, बल्कि यह सीमाओं का सम्मान करने और एक स्वस्थ रिश्ते को बढ़ावा देने के बारे में है। इसे स्टोइक वध से जोड़ते हैं। एपिक्टेटियस वह पहले से ही जानता है। रिश्तों में इसका मतलब है कि लोगों को आपकी असली कीमत देखने के लिए जगह चाहिए। अगर आप हमेशा मौजूद रहते हैं, तो वे शायद आपकी अहमियत को नहीं समझेंगे। तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारी ध्यान देना हमेशा से है, लेकिन जब तुम थोड़ा दूर होते हो, तो तुम उन्हें तुम्हारी कमी महसूस करने का मौका देते हो, ताकि वे समझ सके कि तुम उनके जीवन में कितनी खास ऊर्जा लाते हो। अब बात करते हैं कि कैसे सही तरीके से जगह दें। इसका मुख्य में है इरादा। जगह देना मतलब नहीं होना या किसी को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि यह संतुलन बनाने के बारे में है। पहले अपने रिश्ते की स्थिति को समझो। क्या तुम हमेशा संपर्क शुरू करते हो, हमेशा योजनाएं बनाते हो? अगर हाँ, तो एक कदम पीछे हटो और उन्हें पहले संपर्क करने दो। यह छोटी सी बदलाव बहुत बड़ा असर डाल सकता है। एक उदाहरण समझो। मान लो कि तुम किसी से बार बार टेक्स्ट कर रहे हो और बातचीत थोड़ी एक तरफा लग रही है, तो उसकी जगह थोड़ा रुक जाओ और उन्हें मौका दो कि वह आगे बढ़े। अगली बार क्या होता है, यह मजेदार होता है। वह इस बदलाव को महसूस करेंगे और सोचेंगे कि क्या हुआ दोस्तों। यह कोई चालाकी नहीं है, यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। जब किसी चीज की कमी महसूस होती है जो उन्हें पसंद आने लगी है। लेकिन जगह देना सिर्फ बातचीत के लिए नहीं है, यह ऊर्जा के लिए भी है। जब तुम लगातार इस पर ध्यान देते हो किसी और के लिए, आप अनजाने में अपनी जरूरतों और विकास को नजरअंदाज कर सकते हैं। जब आप थोड़ा पीछे हटते हैं, तो आप सिर्फ उन्हें जगह नहीं दे रहे, बल्कि खुद को भी जगह दे रहे हैं। इस समय का इस्तेमाल अपने ऊपर निवेश करने के लिए करें, अपने शौक और करें, अपने दोस्ती को मजबूत करें और अपनी खुशियों को बढ़ाएं। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप न सिर्फ उन्हें आपकी याद दिला रहे हैं, बल्कि आपकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के जरिए और भी आकर्षक बन रहे। चलो इसे भावनात्मक कनेक्शन से जोड़ते हैं। जगह देना दूरी बनाने के बारे में नहीं है। जब आप थोड़ी दूरी बनाते हैं, तो आप सामने वाले को यह मौका देते हैं कि वह उन पलों पर सोच सके जो आपने साथ में बिताए हैं और जो कनेक्शन आपने बनाया है। और दोस्तों, यह सोचने का समय ही है जो रिश्ते को और गहरा बनाता है। अब एक आम डर पर बात करते हैं। अगर मैंने उन्हें स्पेस दिया, तो क्या वह मुझे भूल जाएंगे? इसका जवाब आपकी कनेक्शन की क्वालिटी में है। अगर आपका फाउंडेशन मजबूत है, तो स्पेस देने से रिश्ता और भी बेहतर होगा। अगर ऐसा नहीं है, तो नजदीकी बनाए रखने से कुछ नहीं होगा। इस बात पर भरोसा करें कि स्पेस दुश्मन नहीं है, बल्कि एक टूल है। जब आपको किसी से संपर्क करने का मन हो, तो एक पल रुके और अपनी ऊर्जा को दूसरी दिशा में लगाएं। थोड़ा टहले, एक किताब पढ़े या किसी दोस्त को फोन करें। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं, तो आप ना सिर्फ उनकी जगह का सम्मान कर रहे होते हैं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता को भी मजबूत कर रहे हैं। और सुनो, स्वतंत्रता एक ऐसी खूबी है जो बहुत आकर्षक होती है। क्या आपने कभी किसी को स्पेस दिया है और देखा है कि रिश्ते में सकारात्मक बदलाव आया? हे